हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अपना सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईयर में इंडिया आई थी ट्रेड के लिए। ठीक है, उन्होंने इंडिया में सस्ते सामान मिल जाते थे, जैसे स्पाइसेस है, कॉटन है, बहुत सारी चीज़ें। और उन्होंने रानी जो विक्टोरिया थी उनसे परमिशन ली थी कि केवल उनके अलावा किसी और कंपनी को परमिशन ना मिले ट्रेड करने के लिए। और फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में अपना कॉलोनी बनाई। उसके बाद फिर उन्होंने वेस्ट बंगाल के बाद साउथ में मद्रास और मुंबई में सारा इलाका अपना लिया था। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाने लगे थे। ठीक है, इस पावर बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग तरह के रूल्स बनाए थे। और रूल्स बनाने के साथ साथ इन्होंने सिर्फ रूल्स बना के ही नहीं अपना सत्ता स्थापित किया था, इन्होंने क्या बोलते हैं युद्ध भी किया था। ठीक है, और जब बहुत सारे एरिया में इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसके बाद इनको अपने एक नए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो उस समय 1773 से 1785 में वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो ये जो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपने कंपनी के पावर को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक, बढ़ाने के लिए। और उस समय तक इन्होंने क्या किया था, बंगाल के साथ साथ मुंबई, मद्रास, ब्रिटिश, ये जो सारे एरिया थे इन पे भी अपना राज कर लिया था। और ठीक है, ये जो थे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे जिनको हम प्रेसिडेंसी कहते थे। ये लोग क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी। ठीक है, उस समय 3 इनकी मेन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बम्बई, जो आज हम इसको मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रेसिडेंसी थी, इनमें जो शासन होता था किसका होता था, गवर्नर का होता था। ठीक है, और जो उनका हेड होता था वो क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। और जो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने जस्टिस यानी कि जुडिशरी है उसमें बहुत सारे सुधार किए थे। ठीक है, इनका पहला इन्होंने ये किया था कि जो हमारे जस्टिस सिस्टम थे, यानी कि इसमें कोर्ट था, कोर्ट को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था क्रिमिनल कोर्ट, जिसे कि फौजदारी आपने सुना होगा वो था, और सेकंड था सिविल कोर्ट, जिसे कि दीवानी अदालत कहते हैं। तो ये जो सिविल कोर्ट थे, इसके जो हेड हुआ करते थे वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। जो ये कलेक्टर थे, तो इनके अंडर में हिंदू पंडित और मौलवी जो थे वो इन कलेक्टर्स के सामने क्या करते थे, हिंदू जो वो इंडियन जो लॉ थे उनके बारे में बताते थे। और जो सेकंड वन था आपका क्रिमिनल कोड, तो इसमें अभी भी कलेक्टर के अंडर में सुपरविज़न में काजी एंड जो मुफ्ती थे वो लोग वर्क करते थे। अब कहते हैं काजी क्या होता है, काजी ना जो जज होते हैं उनको काजी कहते हैं। और मुफ्ती क्या होते हैं, मुफ्ती जो है मॉडर्न जो सिविलाइजेशन, उस जो मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं, ये जो मुफ्ती होते हैं वो उनमें कानून के बारे में व्याख्या करते हैं। ठीक है, बताते हैं। और इसी व्याख्या के आधार पे जो काजी होते हैं वो फैसले सुनाते हैं। अब जैसे कि कोई एक व्याख्या करता था, दूसरा उसके आधार पे फैसला सुनाता था, तो इससे बहुत बड़ी समस्या ये हो गई थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे ये अलग अलग शाखाओं के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करते थे। ठीक है, अलग अलग चीज़ें बताते थे लोकल लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या होता था उससे, क्या हर जगह जो है अलग अलग चीज़ें हो जाती थी। अब जैसे कि कोई, ठीक है, कोई बात है, उसकी व्याख्या जो है आपका, जैसे कि ये चैप्टर, ठीक है, हम इसकी समरी दूसरी तरह से बता रहे हैं, कोई और आएगा और दूसरे तरीके से बताएगा, कोई और आएगा तो तीसरे तरीके से बताएगा, तो क्या होगा कि सब आपस में मिक्स हो जाएगा और मैच नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए 1775 में जो 11 पंडित थे उनको कहा गया कि आप लोग क्या कीजिए कि सारी जितने भी व्याख्या है इनको एक साथ करके, मतलब इनको जितने भी इंडियन लॉज हैं उनको एक साथ कीजिए। और एक साथ करके जब तैयार हो गया तो उसके बाद जो एन बी हॉलेट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसके बाद सेम इसी तरीके से 1778 में जो कोड ऑफ मुस्लिम लॉज थे वो भी मतलब कंपाइल हो गया था। ठीक है, और जब ये सारा पूरा बन गया, फिर एक एक्ट लेके आए थे ये लोग, रेगुलेटिंग एक्ट।
ठीक है। रेगुलेटिंग क्या होता है कि मतलब सारा रेगुलेट करना, एक साथ करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, तो उसके अंडर में क्या किया था, एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कहाँ था, कोलकाता में था। ठीक है, उस समय का कलकत्ता जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो है सदर निज़ामत अदालत इसको बुला, सॉरी यहाँ पे एक लाइन दोबारा बताना चाहूँगी कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, और कलकत्ता में सदर निजामत अदालत की वो अपील करने के लिए एक कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आता है कि जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें कलेक्टर जो था वो सबसे बड़ा होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, कलेक्टर का जो काम था वो सबसे टैक्स लेना। ठीक है, और टैक्स वो कैसे लेता था, वो जो थे जज और पुलिस, ये लोग जो इन लोग के हेल्प से वो अपने जो लॉ थे, लॉ को मेंटेन भी करता था, और इसके बाद फिर सारी चीज़ें कलेक्ट भी होता था, टैक्स वगैरह लेना भी रहता था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब एक कलेक्टर के पास सारी पावर आ गई, तो धीरे धीरे जो पहले की प्रायोरिटी थी, पहले की जो सारी चीज़ें थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे मार्जिन पे आ गई। अब जो कंपनी थी, कंपनी ने नए नए सुधार किए थे, नए नए रूल्स थे, इनके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इनके पास क्या थे, सुधार तो आया भारत में, लेकिन क्या हुआ, इनकी जो मेन पावर थी वो किस में थी, इनके मिलिट्री स्ट्रेंथ में थी। ठीक है, अब जो इनकी आर्मी थी, मिलिट्री थी, इसमें जैसे मुग़ल जो आर्मी थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मुग़लों पे भी अपना शासन कर लिया था। तो मुग़ल के पास ऑलरेडी आर्मी थी, तो उसमें वो घोड़े वाले घुड़सवार जो थे वो थे, और दूसरे क्या थे, पैदल थे। ठीक है, और तो इनके पास ये ऑलरेडी पहले से इनके ट्रेंड थे। ठीक है, इनको सिखाने की, क्योंकि तो शुरू से ही सैनिक थे, तो इनको सिखाने की ज़रूरत थी नहीं। ऊपर से गांव का जो ग्रामीण इलाका था, वो पीजेंट जो यानी कि किसान लोग थे, सशस्त्र वाले, उनके पास भी शस्त्र हुआ करते थे। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जो वहाँ के ज़मींदार रहते थे, वो इन लोगों को सप्लाई कर देते। ठीक है, पैदल सोल्जर। और धीरे धीरे 18th सेंचुरी में चीज़ें चेंज हुई, और ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया, अपनी जो सेना बड़ी करने के लिए फिर जैसे मुगल्स जो थे ना अपनाते थे तरीका, वही उन्होंने भी अपनाया। ठीक है, और इसके बाद क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने जो सोल्जर थे उनको सिपाही कहते, जैसे इंडिया में सिपाही बोलते थे ना, तो सिपाही को लोग सिपाही आर्मी कहते थे। ठीक है, और 1820 में क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या क्या, युद्ध करने के तरीके भी चेंज होने लगे। ठीक है, अब पहले तो तलवार से लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है गन, तोप, ये सारी चीज़ें भी आ गई थी। तो फिर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की वो एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये इंडिया के साथ साथ वो ये बर्मा जो है, अफ़गानिस्तान है, मिस्र है, ये सारे इलाके में भी क्या होता था, ये फ़ाइट कर रही थी। इजिप्ट, मिस्र यानी इजिप्ट, ठीक है, वहाँ भी वो कर रही थी, तो वहाँ पे सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। अब वहाँ पे जो सोल्जर थे उनको वो दो तरह की गन थी उनके पास, एक तो ये थी मस्केट और दूसरी थी मैच लॉक। तो मस्केट जो थी वो एक भारी गन हुआ करती थी, ठीक है, और दूसरी जो है वो मैच लॉक थी। उसको मैच लॉक क्यों बोलते थे, क्योंकि उसमें बारूद भर के ना, तीली वो होती ना, मैच बॉक्स की जो तीली होती है, माचिस की तीली, तो उससे जला करके फिर वो करते थे, उसको चलाते थे, उसको मैच लॉक कहते थे। और अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये जो ब्रिटिश थे, ये इन्होंने अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा डेवलप करना शुरू किया, और वो क्या, जो सोल्जर थे उनको प्रशिक्षण देते थे। ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे, और के ड्रिल एंड डिसिप्लिन को रेगुलेट किया था, लाइफ को उन्होंने रेगुलेट किया। अब जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी थी, ये क्या कि हर तरह के सोल्जर्स को अपने मतलब भर्ती कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो कई बार ना कास्ट वगैरह नहीं देखते थे, रिलीजन वगैरह, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन में तो सब देखते नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है एक्चुअली कि जो आदमी जो वर्क करता है उसकी कास्ट वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ये नहीं कि जो जो जिस ख़ानदान में पैदा हो रहा है उसकी वही कास्ट है, ये चीज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ मतलब उन्होंने भी ध्यान नहीं दी। तो अब क्या हुआ, उन्होंने हर
तरह के कास्ट और रिलीजन के लोग भर्ती करने शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं, जो सैनिक होते थे, वो ये नहीं भूल पाते थे कि अरे हम, जैसे होता नहीं कि हम इस कास्ट के हैं, वो इस कास्ट के हैं, हमें एक साथ नहीं रहना है, इस टाइप की फीलिंग आती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्रॉब्लम थी, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 1857 में जब लड़ाई हुई, फर्स्ट जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें मतलब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि हाँ, कास्ट और रिलीजन जो है वो इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और 1857 का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें दिखाया जाएगा कि जो सिपाही थे, वो इनकी फीलिंग क्या थी अपनी भर्ती को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा लास्ट आ गया कंक्लूज़न, मतलब पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या निकाला। तो बस यही पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि क्या करने आई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ट्रेड करने आई थी इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, अपना टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर जो है इंक्रीज़ किया, बढ़ाया, और इन्होंने टेक्नोलॉजी लाई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की, जैसे कि इन्होंने जुडिशरी सिस्टम भी बनाया। उसमें टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी हुई थी, तो स्टीम से चलने वाले जो हैं मोटर्स आने लगे थे, इंजन आने लगे थे। तो जैसे कि पहले समुद्र के रास्ते इंडिया में आने में 6 to 8 मंथ लग जाते थे, लेकिन जब स्टीम शिप आई तो फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ये जो जर्नी थी, जो 6 to 8 मंथ लगती थी, वो केवल 3 वीक में कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेके आए थे। 1857 तक इंडिया में 63% तक वो ब्रिटिशर्स जो थे उनका डायरेक्ट रूल था, और 78% जो था, जो 78% की जो जनता थी, कह सकते हैं, उस पर डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिशर्स का रूल था, और जो बचा हुआ था उस पर वो इनडायरेक्टली उनका रूल था ब्रिटिशर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचता है, छोटा सा है, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे कि किस तरह से स्लेव्स को क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बांध के ले जा रहे हैं। होता ये था, इसमें क्या था, अफ्रीका में जो है वो स्लेव ट्रेड होता था। इसमें क्या होता था कि जिनके वहाँ पे लोग दूसरे लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको अपना दास बना के रखते थे, फिर स्लेव बना के रखते थे। तो इसमें क्या होता था कि जैसे अलग अलग चीज़ें बिकती है ना, सामान, जैसे जानवर बेचा जाता है, किसी का सामान बेचा जाता है, उसी तरह से वहाँ पे लोगों को बेचा जाता था। और जो दास थे, जो स्लेव थे, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। 1824 में केप में आने वाले एक जो यात्री थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो आँखों देखा, मतलब आँखों से देखा था कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो लोग मतलब जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो उनको लगा कि जैसे किसी सामान की वो हो रही है, बिक्री हो रही है, तो वो क्या किए, अपनी गाड़ी रोक के वहाँ देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ तो क्या हो रहा है, आदमियों को बेचा जा रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि एक दास स्त्री थी, ठीक है, स्लेव थी वुमेन, और उसके बाद क्या हुआ था, स्लेव वुमेन जब वहाँ पे थी, तो वहाँ पे उसके 3 बच्चे थे, और जो किसान उनको बेच रहा था, उसने देखा परखा बच्चों को, और 3 अलग अलग व्यापारियों को बेच दिया। मीन्स जो वो थी लेडी, उसको अलग, उनके बच्चों को अलग अलग जगह पे बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, मतलब ये जो देख करके व्यापारी को नाइजर वार्डन जो है, उनको देख के ना बहुत ही दुख हुआ कि मतलब किस तरह से कि किसी भी एक स्त्री को उसके बच्चों से अलग कर दिया जा रहा है, दास प्रथा में, स्लेव जो है उसमें, स्लेव ट्रेड में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस देख करके मतलब बहुत ही उनको दुख हुआ। तो ये अफ्रीका में बहुत सालों तक चला था, ठीक है। हम इसको 9th क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ फिर ख़त्म होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।